So let's continue from the previous session. I have again started the recording. Okay. अच्छा जी, ये पॉइंट हम लोग कर चुके थे. जस्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. क्या कहते हैं? When managers understand the research reports about their organizations handed to them by professionals, they will be equipped to take intelligent, educated, calculated risk with non-probabilities attached to the success or failure of their decision. तो जाहिर सी बात है कि जब देखें, जब रिसर्च रिपोर्ट्स उनको पेश की जाती हैं मैनेजर्स को, अगर वो रिसर्च को अंडरस्टैंड करते होंगे, ठीक है, तो ही वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं, एजुकेटेड गेस कर सकते हैं वो, या जो भी उनका कैलकुलेटेड रिस्क होगा जिसमें उनको अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में भी पता होगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उनके सक्सेस की और कितनी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, तो उसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए जब मैनेजर्स को रिसर्च आती होगी जब भी वो अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. अदरवाइज इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिसर्च देन दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर पर्टिकुलर डिसीजंस. फिर क्या कहते हैं? रिसर्च देन बिकम्स अ सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग टूल. और रिसर्च जाहिर सी बात है कि इस अगर मवाजने में देखा जाए तो रिसर्च जो है वो एक सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग टूल है. ठीक है जी. नेक्स्ट कहता है कि इंटरनल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स. अब देखें इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंसल्टेंट क्या होते हैं. तो सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन रिसर्च डिपार्टमेंट which might be called the मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, या फिर द ऑर्गेनाइजेशन मेथड डिपार्टमेंट, या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो इनके जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंटरनली काम कर रहे होते हैं. इसका नाम जो है द मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डिपार्टमेंट भी हो सकता है, और जो है इसका नाम जो है वो R&D डिपार्टमेंट भी हो सकता है. डिस्क्रिमिनेटिंग रेसिपेंट का बेटा मतलब ये होता है कि देखें, जब भी आप जो है वो रिसर्च फाइंडिंग आपके सामने आ रही होंगी, ठीक है ना, जब रिसर्च फाइंडिंग आपके सामने आ रही होगी तो आपको मुख्तलिफ फाइंडिंग होंगी, उसमें आप इजीली जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो मवाजना कर सकते हैं कि कौन सी रिसर्च फाइंडिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेटर है और कौन सी रिसर्च फाइंडिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेटर नहीं. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फ़र्क करना. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी फाइंडिंग आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी फाइंडिंग आपके लिए यूज़फुल नहीं है. सही है. राइट. होपफुली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. अच्छा जी, बेटा ये इर्तिजा आप अपना माइक नहीं खोलेंगे, ठीक है, वरना मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा. ओके जी. नेक्स्ट कहता है सर्च अ डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द इंटरनल कंसल्टेंट. ठीक है, इस तरह का जो डिपार्टमेंट होता है जिसको आप R&D डिपार्टमेंट कह लें, मैनेजमेंट सर्विसेज कह लें, या मेथड्स डिपार्टमेंट कह लें, ये क्या कर रहा होता है? बेसिकली ये इंटरनल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, ताकि कोई भी इंटरनली अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इश्यूज आते हैं और वो अगर इसको इंटरनली सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वो उस अपने डिपार्टमेंट से जो है वो रब्ता करते हैं और वो डिपार्टमेंट इनको जो है वो सॉल्व करके देता है. दिस यूनिट वुड बी यूजफुल फॉर सेवरल वेज. ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों में ये यूनिट जो है वो हो सकता है. कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से इसकी यूजफुलनेस है, तो देख लें. पहला करें, इंटरनल रिसर्चर्स हैव बेटर चांस ऑफ बीइंग रेडिली एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयज. ऐसी बात है कि जो इंटरनल रिसर्चर्स होंगे तो एम्प्लॉयज उनको जानते हैं, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं, तो उसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे होंगे एम्प्लॉयज. जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे. उनको किसी भी चीज़ का किस्म का डेटा चाहिए होगा या किसी भी किस्म की चीज़ों को कोई भी बात मतलब वो उनसे पूछेंगे तो उसको फ्रीली एम्प्लॉयज जो है वो बताएंगे,
उनसे वो खौफ ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि वो उनको पहले से जानते होते हैं. Usually, the team would require much less time to understand the structure, the philosophy and climate work system of the organization. That's सी बात है कि उनको बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी का पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट का पता होता है, वर्क सिस्टम का पता होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है. ठीक है ना. तो उनको जब इन चीज़ों का पता होता है, राइट, तो फिर उनके लिए चीज़ों को समझना आसान होता है. अगर इस तरह अगर एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल को ज़्यादा मुश्किल होगी. एक्सटर्नल जो होगा उसको तो सबसे पहले पूरा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, क्लाइमेट को समझना पड़ेगा. उसके इंटरनल के लिए ये आसान होता है. ठीक है. अच्छा, आगे क्या कहता है कि दे वुड बी एबल अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिकमेंडेशन आफ्टर द रिसर्च फाइंडिंग एंड आर एक्सेप्टेड. क्योंकि जब रिसर्च फाइंडिंग उनकी एक्सेप्ट हो जाएंगी तो वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा होते हैं, इंटरनली वो हायर्ड होते हैं. तो जब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो फिर वो अवेलेबल भी होते हैं कि उनके जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके. द इंटरनल टीम माइट कॉस्ट कंसिडरेबल लेस देन द एक्सटर्नल टीम. जो इंटरनल टीम होती है, जाहिर सी बात है कि वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनके एक्सपेंसेस, क्योंकि वो एक अलग से कोई चीज़ें चार्ज नहीं कर रहे होते, थोड़ी बहुत उनको एक्स्ट्रा चीज़ों की, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही होती है तो उसी का चार्ज होता है. अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट. इसलिए उसमें कॉस्ट कम लगती है. अब डिसएडवांटेजेस भी होंगी, जाहिर सी बात है कि जहाँ एडवांटेजेस होती हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इंटरनल की. दे माइट हैव लेस फ्रेश आइडियाज पर्सपेक्टिव दैट माइट बी नीडेड टू करेक्ट द प्रॉब्लम. जाहिर सी बात है कि वो उनके पास फ्रेश आइडियाज नहीं होंगे, या दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो इंटरनली होते हैं और उन्होंने और ऑर्गेनाइजेशंस की सेटिंग्स को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ होता, तो उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते. अब जैसे कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट होगा तो वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैक वक्त देख रहा होता है, तो उनके पास जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं. ठीक है. देयर इज स्कोप ऑफ सर्टेन पावरफुल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंट सर्टेन फैक्ट्स. अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जब ग्रुपिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कुछ पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, वो इनके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करके और अपने जो भी फैक्ट्स हैं, रिसर्च के जो भी फैक्ट्स हैं उसको मिस रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग उस पावरफुल ग्रुप का हिस्सा होंगे, या फिर उनसे जो है वो अगर वो प्रेशराइज्ड होंगे तो वो उनको प्रेशराइज करके भी, यानी कि जो रिसर्च का कंसल्टेंसी का ग्रुप होगा इंटरनल का, उनको प्रेशराइज करके भी अपनी मर्जी के मिस रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट्स और फैक्ट्स जो है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनली अगर प्रेशराइज उनको किया जाए तो. ठीक है जी, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वो एम्प्लॉय होते हैं. अच्छा जी, देन इसके बाद आ जाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंटरनल रिसर्चर्स आर नॉट perceived as experts by the management and hence their recommendation do not get the consideration and attention they deserve. तो ये भी हो सकता है कि भाई जो ये जो मैनेजमेंट होती, टॉप मैनेजमेंट होती कंपनी की, वो इंटरनल्स को जो है वो ये ख्याल करें कि यार ये लोग तो एक्सपर्ट नहीं है तो हमारे बंदे हैं. दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. तो घर की मुर्गी होती है तो वो दाल बराबर होती है, बोले जितनी भी अच्छी रिसर्च करते थे, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होगी उनके जहन में ये होगा कि यार ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो वो जो रिकमेंडेशन देते हैं तो इनको फिर कंसिडर नहीं कर रही होती है टॉप मैनेजमेंट, या उनको प्रॉपरली जो है वो अटेंशन नहीं दे रही होती है वो, क्योंकि उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है उनके जो भी फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं. Certain organizational biases of the internal research team might make the findings less objective and less scientific. इसके अलावा बायसेस भी होती हैं. जब बायस आ जाएगा तो फिर जो है वो, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है ये मालूम करने है कि क्यों काम हो रही है. अब जाहिर सी बात है कि उसमें फॉर एग्जांपल अगर पता चलता है कि यार हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसी में इशू है, टॉप मैनेजमेंट की वजह से जो है वो ये चीज़ें एक्चुअल में प्रॉपर्ली जो है वो बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में डिक्लाइन आ रहा है. तो अब जो इंटरनल टीम होगी वो डायरेक्टली जो है वो अपनी रिपोर्ट में टॉप मैनेजमेंट को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट को वो ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर ब्लेम करेंगे तो उनकी अपनी नौकरी के ऊपर खतरा आ जाएगा. तो ये बायसेस होती हैं. ठीक है, इसलिए उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए वो कुछ भी मतलब फाइंडिंग्स वो इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स नहीं होंगी उनकी, उनकी साइंटिफिक फाइंडिंग्स नहीं होंगी बेस्ड ऑन द
फैक्ट्स एंड प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे तो ये बायसेस वहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इस तरह के कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद जो है कहता है कि दे हैव अ वेल्थ of experience from having worked with different types of organizations that have had the same or similar type of problem। ठीक है, ये बता रहा है किसका, ये बता रहा है एक्सटर्नल का। ठीक है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो होते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक्सटर्नल कंसल्टेंट के वही एडवांटेज है जो डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज जैसे कि इंटरनल का मैंने आपको बताया, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस का, तो एक्सटर्नल के पास यही होता है क्योंकि उनके पास अलॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो और ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के भी उन्होंने जो है वो इश्यूज को देखा हुआ होता है, तो इस वजह से इनको फिर अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस होता है और क्योंकि उसने सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को देखी हुई होती है तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, रेडीली अवेलेबल सॉल्यूशंस भी होते हैं। They might have more knowledge of current sophisticated problem solving models through their periodic training। और जाहिर सी बात है कि वो एक्सटर्नल जब होते हैं तो उनके पास पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, वो अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू जो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स सीखे हुए होते हैं उन्हीं मॉडल्स को वो अप्लाई करते हैं, तो इसलिए उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इंटरनल में हो सकता है कि इतने एक्सपर्ट मौजूद हों भी और ना भी हों। ठीक है, देन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन एक्सटर्नल रिसर्च टीम इज यूजुअली हाई। जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट को आप हायर करते हैं तो वो उनकी फीस बड़ी हाई होती है, वो क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर आपके लिए पर्टिकुलरली फोकस्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, then they need a considerable time to understand the organization to be research। जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को समझना, कल्चर को समझना, फिलोसॉफी को समझने के लिए उनको टाइम ज़्यादा दरकार होता है। दे सेल्डम गेट अ वार्म वेलकम नॉर आर एक्सेप्टेड बाय द वाइस। ठीक है, उनको सही उनके वो वेलकमिंग नहीं होते, यानी कि उनके एम्प्लॉयज जो है वो उनके लिए वेलकमिंग नहीं होते, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे होते तो एम्प्लॉय जो है वो रेडी नहीं होते, वो कहते हैं कि यार अब ये बाहर के लोग आके हमसे चीज़ें पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है या वो हमें इंटरव्यू करेंगे, तो उनको एम्प्लॉय जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, और उनके जहन में ये भी आता है कि बाहर के लोग शायद हमें जो है वो टेस्ट करने के लिए आए, एग्जामिन करने के लिए आए, चेक करने के लिए आए, तो वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। दे चार्ज दे चार्जेस नहीं होगा, दे चार्ज एडिशनल फीस फॉर देयर असिस्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन फेज। और जब फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो फाइंडिंग के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है या इवैल्यूएशन का फेज आता है तो उस वक्त वो अलग से भी फीस चार्ज कर रहे होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है, इवैल्यूएशन का फेज आता है, तो वो फिर एक्सटर्नल जो होते हैं वो अलग से भी जो है वो चार्ज ले रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन का और इवैल्यूएशन के टाइम पर। ठीक है जी। अच्छा, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च के तो एथिक्स होते हैं, इसके अलावा क्लास के भी कुछ एथिक्स हैं। तो जवाद आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, तो काइंडली अगर आप अपना बंद कर दें, कैमरा बंद रखिए, ठीक है तमाम स्टूडेंट्स। तो जवाद, इफ़ यू are able to hear me or if I am audible to you, so please turn off your camera। मेरा ख्याल है कि जवाद इज बिजी प्लेइंग गेम। ओके जी, तो लेट्स गो अहेड। अच्छा जी, कहते हैं कि एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च रेफर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। बिजनेस रिसर्च के अंदर अगर हम एथिक्स की बात करें कि एथिक्स क्या होते हैं बिजनेस रिसर्च के अंदर, तो बिजनेस रिसर्च के अंदर एथिक्स ये होते हैं कि जो आपका बिहेवियर है रिसर्च करते हुए, ठीक है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि किस तरह आपने रिसर्च करनी है। इसको बिजनेस रिसर्च एथिक्स कहते हैं।
कि जिस तरह बिजनेस एथिक्स होते हैं इस तरह बिजनेस रिसर्च के भी एथिक्स होते हैं। क्या कहते हैं, एथिकल कंडक्ट अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मेंबर्स दैट स्पॉन्सर द रिसर्च। किसके ऊपर अप्लाई होंगे वो, उनके ऊपर जो रिसर्च को स्पॉन्सर करते हैं। द रिसर्चर हु अंडरटेक द रिसर्च, जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर भी एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं। एंड द रिस्पोंडेंट्स हु प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी डेटा, और जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर भी एथिकल कंसिडरेशन होती है। ठीक है, तो सबके ऊपर एथिकल कंसिडरेशन है। तो कह रहे हैं देखें, द मेंबर्स दैट सपोर्ट स्पॉन्सर द रिसर्च शुड डू इट इन अ गुड फेथ। जो रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको क्या है कि उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए कि वो क्यों रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं। पे अटेंशन टू व्हाट रिजल्ट्स इंडिकेट, और उनको इस चीज़ पे अटेंशन देना है कि रिजल्ट्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एंड परसू ऑर्गेनाइजेशनल रादर देन सेल्फ इंटरेस्ट। और असल बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, अपने फायदे की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात करेंगे। देन ethical conduct should be reflected in the behavior of the researchers who conduct the investigation। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि वो जो भी मतलब उनका जो भी बिहेवियर है वो उस बिहेवियर के अंदर उनके एथिक्स नज़र आने चाहिए। ठीक है, the participants who provide the data, the analysts who provide the result, and the entire research team that present the interpretation of the results and suggest the alternative solution। इन तमाम लोगों को, रिसर्चर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, एनालिस्ट को और इंटायर रिसर्च टीम को जो है वो एथिक्स को फॉलो करना है। जैसे रिसर्चर्स के लिए क्या है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस वो नहीं करेंगे, किसी को बिला ज़रूरत जो है वो तंग नहीं करेंगे, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे रिसर्चर्स कि जिससे कोई मेंटली प्रेशर हो या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसको जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, प्रोजेक्ट तौर पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे। रिसर्चर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्टिसिपेंट का अपना राइट होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे या ना करे, उसकी मर्जी होती है। ठीक है, बगैर उसकी इजाज़त के उसका कोई भी डेटा जो है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब रिसर्चर के लिए कोड ऑफ एथिक्स है। पार्टिसिपेंट्स के लिए ये है कि अगर वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो वो सही प्रोवाइड करेगा, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकता तो मना कर देगा, लेकिन गलत डेटा वो नहीं प्रोवाइड करेगा, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, एनालिस्ट जो है, एनालिस्ट प्रॉपर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन नहीं करेगा रिजल्ट के अंदर, जो एक्चुअल रिजल्ट होंगे वही देगा। तो मैनिपुलेशन अगर करेगा तो अनएथिकल हो जाएगा उसके लिए। इसी तरह पूरी जो भी रिसर्च की टीम है जिसका जो जो काम है उसको सही तरह से रिजल्ट प्रेजेंट करने हैं, सही इंटरप्रिटेशन और सही सॉल्यूशन प्रेजेंट करने हैं। अगर वो कोई भी चीज़ गलत प्रेजेंट कर रहे होंगे, मिसलीड कर रहे होंगे, मिसगाइड कर रहे होंगे, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, इसलिए ये एथिकल कंसिडरेशंस जो है वो बिजनेस के लिए रखना जरूरी है। यहाँ पर भी लास्ट में जो है कोई इंटरनेट एक्सरसाइज दे रहा है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। आपको जो भी मतलब असाइनमेंट्स या जो भी टास्क दिए जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दिए जाएंगे। ये फर्स्ट वीक है, अभी बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट मैकेनिज्म को भी समझ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सॉफ्टवेयर्स के यूज टू हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स के यूज टू हो जाएंगे। तो देन नेक्स्ट वीक से जो है वो फिर हम असाइनमेंट्स भी आपको जो है वो देना